हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। यह लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट किए हैं। जिसमें फर्स्ट लेक्चर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था, सेकंड लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आज जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, जैसे जो सेकंड टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें कुछ रिजल्ट आ रहे थे, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत पड़ा। सेम वैसे यहाँ पे भी होता है कॉम्पटन इफेक्ट में। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसी को ही व्याख्या करने के लिए, उसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट ऐसा समझो, उससे पहले एक दो टॉपिक और समझना पड़ेगा छोटा छोटा सा, फिर समझ में आएगा कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। देखो कोई भी एक पदार्थ ले लो, जैसे कि ठोस ले सकते हो, द्रव ले सकते हो, गैस ले सकते हो, कोई भी एक पदार्थ ले लो, उस पर क्या करो, रेडिएशन इंसिडेंट करवाओ, आपतित करवाओ। ठीक है, कोई भी विकिरण ले लो, कोई भी लाइट ले लो, उसको उस पर इंसिडेंट कराओगे तो क्या होगा, वो जो जो विकिरण है वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, उसका फैलाव हो जाता है, वो बिखर जाते हैं, मतलब बोल सकते हो प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो इंसिडेंट आया हुआ है वही इंसिडेंट प्रकीर्णित हो, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या उसी के बराबर के तरंग दैर्घ्य में भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंडीशन समझो, मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई एक पदार्थ है। ठीक है, क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इस पर क्या हुआ इंसिडेंट, यहाँ पे लाइट का इंसिडेंट हुआ। ठीक है, लाइट भी मतलब कुछ भी ले सकते हो, अभी कोई पर्टिकुलर हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा लाइट, किस वेवलेंथ का यहाँ पे लाइट लेना है। ठीक, कोई भी लाइट ले सकते हो अभी। तो क्या होगा, ये जो लाइट आया इसका स्कैटरिंग हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। ठीक है, अभी जो लाइट जो बिखराव हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो वेवलेंथ है, मान लेते हैं इसका पहला वेवलेंथ, मतलब इसका जो स्टार्टिंग में वेवलेंथ था वो क्या था, लैम्डा था। तो अब क्या हो सकता है, या तो जैसे पहले था वेवलेंथ वैसे अभी भी हो सकता है, मतलब कोई यहाँ पे वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा, या फिर क्या हो सकता है, वेवलेंथ जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब मान लेते हैं कि जब वेवलेंथ जितना आया था, जितना इंसिडेंट हुआ था, उतना ही इंसिडेंट मतलब उतना ही प्रकीर्णित हो रहा है, उतना ही स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब सेम वेवलेंथ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉम्सन स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, क्या बोलेंगे, थॉम्सन स्कैटरिंग। मतलब थॉम्सन स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, जैसे प्रकीर्णन के उपरांत क्या हो जाएगा, जो अधिकांश विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य है उनमें कोई अंतर नहीं आता। जितना तरंग दैर्घ्य का यहाँ पे विकिरण इंसिडेंट हुआ है, उतना ही तरंग दैर्घ्य का वहाँ पे विकिरण क्या हो जाएंगे, प्रकीर्णित हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थॉम्सन स्कैटरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसा भी यहाँ पे स्कैटर्ड होंगे, जो कि अब देखो यहाँ पे जैसे लाइट आया। ठीक है, अभी लाइट जो है कुछ वेवलेंथ रख रहा है, तो वेवलेंथ में कुछ पर्टिकुलर रीज़न होते हैं ना, यहाँ पे पढ़े होगे, तुम लोग वो वाला पढ़े हो ना, चुंबकीय वर्णक्रम का स्पेक्ट्रम जो आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो कम वेवलेंथ, सॉरी या फिर बोल सकते हो हाँ, कम वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होते हैं वो कौन से होते हैं, गामा रेस। ठीक है, गामा रे। इसके बाद क्या होते हैं, एक्स रे, इसका गामा रे से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद कौन सा आता है, एक्स रे के बाद यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट। इसके बाद कौन सा होता है, विबग्योर, जो हम लोग को जो दृश्य प्रकाश दिखाई देता है 7 कलर वो। ठीक है, इसके बाद इससे ज़्यादा कौन सा होता है, तो इसके बाद जो आता है ना वो होता है इंफ्रारेड। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगा, इंफ्रारेड। ठीक है, इसके बाद इससे ज़्यादा और वेवलेंथ का जो लाइट होता है वो कौन सा होगा, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव। और उससे आगे और जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो लाइट। तो देखो यहाँ पे जो एक्सरे या जो गामा रे होता है, इसका जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ, ये क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, मतलब बहुत ही ये तीव्र होते हैं, ऐसा समझ लो। एक्सरे या गामा रे मतलब देखे होगे ना, तो एक्सरे मतलब एक्सरे क्या होता है, बहुत ही एकदम मतलब ज़्यादा बिखराव नहीं होता, उसका तीक्ष्ण रहता है, इसीलिए इसका मेडिकल में यूज़ करते भी हैं। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर हमारे पास ये विबग्योर जो 7 कलर आता है। ठीक है, बजानी हपी नाला वाला पढ़े होगे बचपन में। उसके बाद इधर क्या होते जाते हैं, ये जो वेवलेंथ है इधर बढ़ते जाते हैं, मतलब इसके वेवलेंथ क्या होते हैं, ज़्यादा होती है।
ये समझ में आया। यही फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगे और इधर क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी कम होंगे। अब तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो यदि मान लो ये जो इंसिडेंट हो रहा है लाइट या जो विकिरण हम लोग जिस पे इंसिडेंट करा रहे हैं उसका जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो यदि ऐसा समझ लो इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में है, तब क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट मान लो ये जो है इस रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में है और किसी धातु तल से यहाँ पे टकराएगा या फिर कोई भी ठोस द्रव गैस किसी भी यहाँ पे आइटम से क्या होगा, ये पदार्थ से टकराएगा, ठीक है। उस कंडीशन में जो लैम्डा है ना, ये क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये लैम्डा था तो ये अब लैम्डा नहीं रहेगा, लैम्डा डैश हो जाएगा, ठीक है। और जो लैम्डा डैश है ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज ये रहता है कि ये किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो हम लोग पदार्थ लिए हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उस पर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें और ये एक और अभी थर्ड पढ़ेंगे, इसमें इन दोनों में क्या अंतर रहता है। ये जो है किस रीजन में है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये क्या रहेगा, इंफ्रारेड रीजन में रहेगा, इंफ्रारेड, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इंफ्रारेड रीजन में रहेगा। और अगर इंफ्रारेड रीजन में है, किसी भी पदार्थ से यह टकराया, तब क्या होगा, जो प्रकीर्णित होगा लाइट, प्रकीर्णित होगा विकिरण, उसका वेवलेंथ जो पहले वेवलेंथ था उससे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ध्यान रखना, कम हो जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे जो पदार्थ रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पदार्थ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। साथ में एक चीज़ पर और डिपेंड करेगा, कौन सा, यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है वेवलेंथ वो कितना है, इंफ्रारेड में भी वह कितना वेवलेंथ रख रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया। पहला क्या होगा, पदार्थ पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे कौन सा पदार्थ रखे उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा यहाँ पे वेवलेंथ कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड नहीं करता है, प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। प्रकीर्णन कोण क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे अब आगे पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट में, जैसे यहाँ पे मान लो ये पदार्थ रखा हुआ है, इस पर ये लाइट आया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मेन लाइन था। अब यहाँ पे जैसे ये जो कोण है, यहाँ पे लैम्डा इसका तरंग दैर्घ्य है, ये लैम्डा डैश हो गया, तो ये इस लाइन से यहाँ का जो कोण है इसको मान लो मैं थीटा नाम दे देता हूँ। थीटा कोण से क्या हो गया, प्रतिक्षिप्त हो गया या फिर उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, दिशा चेंज हो गया। तो जितना एंगल से वो डिफ्रैक्ट हुआ है उसी को ही क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रहा है इसको ये प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर इस तरीके से कंडीशन है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग या फिर रमन, इसको बोल सकते हो हिंदी में प्रकीर्णन, रमन प्रकीर्णन या फिर रमन स्कैटरिंग। समझ में आया क्या, दो चीज़ समझ में आ गया होगा। पहला थॉमसन स्कैटरिंग क्या होता है, दूसरा रमन स्कैटरिंग क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन का। तीसरा कंडीशन में क्या हुआ, यदि यहाँ पे जो इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट, ये किस रीजन में हो, एक्सरे रीजन में हो, ईएम स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक्सरे रीजन में हो। पहले किस में था, इंफ्रारेड रीजन में था, इसी को ही अवरक्त बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अवरक्त बोलेंगे। और ये क्या है, एक्सरे रीजन में हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लाइट है इसका जो वेवलेंथ है वो फिर से चेंज हो जाएगा। फिर से चेंज हो जाएगा मतलब वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो, एक्सरे लाइट हो और अगेन वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मतलब अब समझो, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा था, पदार्थ पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे कौन सा पदार्थ रख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये पदार्थ पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी पदार्थ रख लो, वहाँ पे ठोस रखो, द्रव रखो, गैस रखो, कुछ भी मैटर रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। तो वो पदार्थ पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तब यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, पदार्थ पर डिपेंड, पदार्थ पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, वो करता है यहाँ पे जो प्रकीर्णन कोण होगा, ये बताया ना, ये प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ये प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करता है कि ये कितना कोण पर ये विक्षेप हुआ उस पर डिपेंड करेगा, प्रकीर्णन कोण पर। दोनों में अंतर यही है, उसमें पदार्थ पर डिपेंड कर रहा था और इसमें क्या होगा, प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसी को ही हम लोग क्या नाम देंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन प्रकीर्णन।
ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग। समझ में आया क्या? मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरा घटना होता है ना, ये पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यदि तुम कॉम्पटन प्रभाव को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, कंक्लूड करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो कि कोई भी एक वर्णी प्रकाश, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन रखना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, हम लोग खुद भी यहाँ पे विकिरण इंसिडेंट करवा दे रहे थे। अब तुमको लिखना पड़ेगा कोई भी एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक। सफ़ेद लाइन ले लो, ठीक है। उस एक वर्णी मतलब क्या होता है, उसका वेवलेंथ केवल एक ही वेवलेंथ का होना चाहिए। मान लो 1000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है, तो पूरे लाइट में क्या होना चाहिए, 1000 एंगस्ट्रॉम के ही लाइट वहाँ पे होने चाहिए। जैसे हम लोग जो लाइट देखते हैं वो क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। बहुत सारे लाइट होते हैं अलग अलग, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। तो क्या लिख सकते हो, जब एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक एक्स किरण का एक पुंज, अब यहाँ पे बताया था ना मैं, क्या हो जाएगा, एक्स किरण का कोई पिंज किसी भी धातु, ठोस ले सकते हो, द्रव ले सकते हो, गैस ले सकते हो, किसी भी एक पदार्थ ले सकते हो। मान लो कार्बन ले लिया, ठीक है, क्या हो गया, किसी भी कार्बन पर आपतित होता है तो प्रकीर्णन जो विकिरण है वो दो अवयव में बढ़ जाएंगे। समझ में आया? कोई भी एक कार्बन का एक तुम ले लो पदार्थ, इस पर कोई भी एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक एक्स किरण, यहाँ पे क्या है, एक्स किरण आपतित होगा, तो ये जो एक्स किरण है ये दो अवयव में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से दो अवयव? सबसे पहला अवयव जिसको बोलेंगे हम लोग अपरिवर्तित विकिरण, अनमोडिफाइड रेडिएशन, ठीक है, यही वाला कंडीशन, थॉमसन स्कैटरिंग वाला, ठीक है। एक्स किरण आया तब दो कंडीशन मान सकते हैं, पहला अनमोडिफाइड रेडिएशन, दूसरा क्या होगा, मॉडिफाइड रेडिएशन। अपरिवर्तित विकिरण, ये हो जाएगा परिवर्तित विकिरण। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जितना इसका वेवलेंथ था, स्टार्टिंग में वेवलेंथ लैम्डा था, तो इसका भी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। लेकिन जो मॉडिफाइड रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ अब ज़्यादा हो जाएगा इन द सेंस, देखो वेवलेंथ समझ रहे हो ना, जैसे कि वेवलेंथ, जैसे कि ये क्या है अपना, कोई एक रेडिएशन है वेव फॉर्म में, ठीक है, इसका वेवलेंथ कुछ फिक्स है। मान लो एक दूसरा लाइट लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे टिप का बनाता हूँ, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस में, जितना डिस्टेंस में ये गया था उतना ही डिस्टेंस में ये भी गया, तो यहाँ पे देखो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, बार बार श्रिंक रहा था, तो इसका वेवलेंथ क्या है, काफ़ी कम है, इसका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों में समझ में आना चाहिए कि वेवलेंथ हम लोग कम ज़्यादा बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, शुरू में एक वेवलेंथ बहुत कम था, अब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कंडीशन क्या होगा, मॉडिफाइड का लैम्डा डैश जो है ये ज़्यादा होगा लैम्डा से, और यहाँ पे जितना ये कोण से ये प्रतिक्षिप्त हुआ है, जितना कोण से यहाँ पे विक्षेपित हुआ है, मान लो थीटा कोण से हुआ है, तो थीटा कोण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकीर्णन कोण बोलेंगे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, प्रकीर्णन कोण। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा जो डिस्टेंस है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर। देखो यहाँ पे पहले क्या था, लैम्डा वेवलेंथ था, अब यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा डैश वेवलेंथ हो गया। तो जो लैम्डा डैश से जो लैम्डा का जो अंतर है, इसको मान लो मैं डेल लैम्डा नाम दे दूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, या कॉम्पटन हटाओ, क्या बोलेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट या फिर कॉम्पटन हटाओ, ठीक, समझ में आया। तो ये कुछ परिभाषा है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। और जैसे जैसे क्या होता जाता है, प्रकीर्णन कोण बढ़ते जाएगा, मान लो अभी यहाँ पर है, ठीक है, कुछ समय बाद मान लो कुछ दूसरा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे कुछ यहाँ तक पहुँच गया, मतलब ये थीटा कोण जो है बढ़ गया, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएंगी, साथ में जो ये लाइट है इसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है, ऐसा समझ सकते हो। जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण बढ़ते जाता है, इसके साथ साथ क्या होते जाता है, तीव्रता भी बढ़ती जाती है। इस बात को थोड़ा सा और याद कर लेना, कैसे बढ़ेगी वो आगे समझ में आएगा, अभी बस थोड़ा सा समझ लो। प्रकीर्णन कोण बढ़ते जाएगी तो तीव्रता भी क्या होने लगती है, बढ़ती जाती है। आई होप यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, पर्टिकुलर फार्मूला निकालेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पर डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे आगे पूरा काम होगा।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ना, इसको जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जो तरंग सिद्धांत था, वेव थ्योरी, वो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसमें भी जो रिजल्ट आया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वेव थ्योरी था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। फिर सन 1923 में क्या हुआ था, जो कॉम्पटन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत पर इसको अप्लाई किया और फिर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, ठीक है। तो उससे ये क्या हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट जो है एक्सप्लेन हो गया, ठीक। तो उन्होंने क्या माना था, जैसे प्लांक ने माना था, प्लांक ने क्या माना था कि जो ऊर्जा है, सॉरी जो लाइट है, वो एक फोटोन के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है, ट्रैवल करता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में या बंडलों के रूप में ट्रैवल करता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और उसकी ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है। ये बात बताया था मैं, ब्लैक बॉडी में भी बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। सेम वही जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे कॉम्पटन ने जो लाइट ले रहे हैं उसको यही मान के चला कि वो भी क्या हो रहे हैं, जो लाइट है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चल रही है, जिसकी ऊर्जा क्या है, एच न्यू है। ऊर्जा एच न्यू है, चलो इसको लिख देता हूँ, ऊर्जा क्या है, एच न्यू है। और जो संवेग है, मोमेंटम है, वो क्या है, तो यहाँ से मोमेंटम का निकाल सकते हो, क्या होता है, चूँकि ई बराबर पी सी होता है, ठीक है। या मोमेंटम पी बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई सी हो जाएगा। तो ई का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, एच न्यू बाई सी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू अपान सी। ये तो एच न्यू हो गया, चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिख लोगे, एच, चूँकि सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। यहाँ से मैं न्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। ये हो जाएगा वेवलेंथ के फॉर्म में एनर्जी, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एनर्जी, और ये मोमेंटम है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है। चाहो तो लैम्डा के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो उन्होंने भी यही माना कि जो लाइट है वो पैकेट के रूप में चलता है और उसका एनर्जी कितना होती है, एच न्यू होती है। मोमेंटम क्या होता है, एच न्यू अपान सी होता है। और उन्होंने ये माना कॉम्पटन ने कि जैसे यहाँ पे मान लो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या है, कुछ एक्स किरण है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो एनर्जी जो है ये धातु है या फिर जो भी यहाँ पे पदार्थ रखा हुआ है, जो एनर्जी है इस धातु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको दे देते हैं, तो क्या होता है, उसका दो रूप में अपव्यय होता है। जैसे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था, सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि क्या होगा, जो अंदर में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले तो तल तक लाने में आधा एनर्जी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसको बाहरी सतह तक लाने में, उसको एक्साइट कर देगा, उसको बाहरी सतह तक लाने में क्या करेगा, आधा एनर्जी खर्च हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया एनर्जी उसको क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं उसको गतिज ऊर्जा देने के लिए उसका यूज़ होता है। समझ में आया, जो पूरा यहाँ पे एच न्यू है इसका दो जगह में यूज़ होगा। सबसे पहला क्या होगा, बाहर तल तक लाने में, दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ताकि वो ट्रैवल कर पाए। तो जैसे ही यहाँ पे मान लो एक्स किरण किसी भी यहाँ पे पदार्थ से टकराया, तब क्या होने लगते हैं, यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, परिवर्तित विकिरण नाम दिए थे, जो कि थीटा कोण पर डिपेंड करता है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट, यहाँ पे एनर्जी आया, लाइट आया तो एनर्जी आया तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गए, वो बाहर तक आए, साथ में उनको और एनर्जी मिला, तो वो क्या करने लगते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं इसको क्या नाम देते हैं, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। समझ में आया क्या बोलेंगे, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन या फिर रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखना यहाँ पे जो एक्स किरण है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन होता है, इसका मतलब क्या है, इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जो मोमेंटम और जो एनर्जी होता है वो दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है। छोटी कक्षाओं में पढ़े थे हम लोग, 11th या 12th में पढ़े थे, ठीक है। एक होता है प्रत्यास्थ संघट, एक होता है अप्रत्यास्थ संघट। इलास्टिक कॉलिजन, नॉन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जो मोमेंटम और जो एनर्जी है वो कंजर्व होते हैं, और जो नॉन इलास्टिक कॉलिजन होता है उसमें कंजर्व नहीं होता। तो यहाँ पे जो घटना हो रही है इसमें ये इलास्टिक कॉलिजन होता है, मतलब मोमेंटम और एनर्जी क्या होंगे, यहाँ पे कंजर्व होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल फार्मूला की ओर जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था। यहाँ पे मैं क्या बोला था, जो लैम्डा डेज का मान है वो कम हो जाता है बोला था, तो ये कम नहीं होता ना, सॉरी बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं कम बोला था शुरू में, तो वो बाई मिस्टेकली हो गया, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है,
या फिर जो रमन प्रकीर्णन होता है उसमें क्या होता है, जो लैम्डा आ रही है, आपतित हो रही है, उससे उसका जो बाद में जो लैम्डा डैश का मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक था, इसका सुधार लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ये जो मेन कॉम्पोनेंट इफेक्ट है, इसमें जो फार्मूला आता है वो कैसे आता है। ठीक है, मेन फार्मूला को तुम लोग डायरेक्ट याद रखना, और अभी तो मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे आता है फार्मूला। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं। देखो, माना कि कोई लैम्डा तरंग दैर्ध्य व न्यू आवृत्ति का कोई एक फोटॉन प्रकीर्णक पर आपतित होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बता के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कोई एक क्या है, रेडिएशन या फिर लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपतित हो रहा है। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा है, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। समझ में आया। ये क्या होगा, किसी भी एक प्रकीर्णक पदार्थ पर आके आपतित होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि वो प्रकीर्णक पदार्थ है। ठीक है, चलो मैं लिख भी दूंगा आगे। अब क्या होगा, ये जाना तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग होगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो फोटॉन है ये इसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने डायरेक्शन से विचलित हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो एक्साइट होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया। मतलब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो, इसमें कुछ हम लोग पैरामीटर डिसाइड करते हैं जिससे फार्मूला हम लोग को निकालने में आसानी हो। ठीक है, क्या 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 पैरामीटर, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो फोटॉन आ रहा है, कुछ इस टाइप से फोटॉन आएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ आपतित विकिरण। समझ में आया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये जैसे इसके पास ये पदार्थ प्रकीर्णक पदार्थ है, ये इसको भी लिख देता हूँ, चलो, प्रकीर्णक पदार्थ। ठीक है, जैसे ही ये आपतित विकिरण इस प्रकीर्णक पदार्थ से टकराएगा तो इसके पास क्या है, एच न्यू एनर्जी है। न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है इस प्रकीर्णक पदार्थ को देगा। प्रकीर्णक पदार्थ को देगा तो क्या होगा, वो दो भाग में बटेगा। सबसे पहला यहाँ पे जो पदार्थ है इसके जो अंदर में जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए पहला यूज़ होगा, कि उसको बाहर सतह तक लाने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद जो और एनर्जी है वो सतह तक आ जाएगा, फिर उसके पास और एनर्जी आ जाएगा, गतिज ऊर्जा, ये एच न्यू जो मिला रहेगा। उसके कारण से क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे तो इधर ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्षिप्त हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास मास को मैं देता हूँ m। ये v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। ठीक है, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से करते हैं, तो ये हो जाएगा mv। अब बात करते हैं इधर का। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो फोटॉन है ये इसे टकराने के बाद इसका वेवलेंथ ज़्यादा हो जा रहा था। इसको मैं नाम दे देता हूँ लैम्डा डैश। इसको क्या नाम बोलूँगा मैं, प्रकीर्णित विकिरण। ठीक है, यहाँ पे भी इसको ऐसे थोड़ा बना देते हैं फील लाने के लिए। ठीक है, ये जो आपतित विकिरण इससे टकराया उसके बाद इधर चले गया, प्रकीर्णित विकिरण हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, इधर मूव करने लग गया। अब ये देखो, ये जो ये वाला लाइन है अभिलंब लाइन, इससे ये क्या होगा, कितना एंगल बना रहा है, उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, फाई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब अभिलंब से जो प्रकीर्णित विकिरण है वो जितना कोण बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन कोण बोलेंगे, और इसको मैं डिनोट करता हूँ थीटा से। दोनों में याद अंतर ध्यान रखना। ठीक है, प्रतीक्षित इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोण बनाएगा उसको फाई बोलेंगे, और जो फोटॉन है, प्रकीर्णित विकिरण है, उसके साथ जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रकीर्णन कोण बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको याद रखना। यहाँ पे क्या है, लैम्डा डैश है। अब देखो इसमें थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे एनर्जी क्या था, E बराबर एच न्यू था, या फिर क्या बोल सकते हो, लैम्डा के फॉर्म में लिखोगे तो न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, तो यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे एनर्जी समझ में आ गया क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा। साथ में यहाँ पे मोमेंटम भी निकाल सकता हूँ मैं। मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो P बराबर, देखो ये क्या होता है, E बराबर पी सी होता है। ठीक है, तो मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, E बाई सी। ये रफ कॉपी है ना, इधर अपना रफ समझ लेना। E बाई सी, E का मान हमको पता है एच न्यू होता है, तो एच न्यू अपॉन सी। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। चाहो तो इसको लैम्डा के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, यहीं पे लिख देता हूँ। लैम्डा के फॉर्म में क्या हो जाएगा,
एच न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई लेमडा, और ये पहले से क्या था, सी था, तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एच अपान लेमडा। समझ में आया। तो पी का दो फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, एच अपान लेमडा। इतना बात समझ में आ गया। एनर्जी डिफाइन कर लिए और मोमेंटम भी डिफाइन कर लिए। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, जो आपतित विकिरण आ रहा है उसके लिए बात करते हैं यहाँ पे। तो चूँकि यहाँ पे क्या हो गया है, इसका वेवलेंथ बढ़ गया है, ध्यान रखना बढ़ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, इसका वेवलेंथ पहले कम था, अब इधर प्रकीर्णित होगा, तो जाहिर सी बात है भाई, तुम ऐसा समझो, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। अब ज़्यादा एनर्जी थी मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत क्या थी, ज़्यादा थी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसका मतलब वेवलेंथ काफ़ी कम था। ठीक है, जब उधर चला गया तो एनर्जी अब कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो गया इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो गया इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर से लेमडा वेवलेंथ है, ये लेमडा डैश वेवलेंथ है, और जो यहाँ पर कंडीशन क्या है, लेमडा डैश जो है, लेमडा डैश का मान क्या है, लेमडा से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको ऐसे जैसे इसमें डिफाइन किया ना, वैसे यहाँ पे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ये जो प्रकीर्णित विकिरण है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश। ठीक है, लेमडा डैश बोलो या न्यू डैश बोलो, न्यू डैश क्या है, जो प्रकीर्णित विकिरण है उसकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको मैं लेमडा फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपान लेमडा डैश। इसी प्रकार मोमेंटम को भी मैं लिख सकता हूँ, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपान सी, या फिर क्या लिख सकता हूँ लेमडा के फॉर्म में, एच अपान लेमडा डैश। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चूँकि यहाँ पर से ये आपतित फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, उसको गतिज ऊर्जा दिया, फिर वो डायरेक्शन फाई कोण से विचलित होकर क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, और इसका जो गतिज ऊर्जा है ई के, इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, गतिज ऊर्जा को ई के से। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिख दिया, या फिर उससे पहले बताता हूँ m क्या है। तो m जो है इस इलेक्ट्रॉन का मास है, और m0 क्या है, इसका विराम द्रव्यमान है। m क्या है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का मास, और जो m0 है ये रेस्ट मास है या विराम द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। मतलब जब स्कैटर्ड नहीं हुआ था, जब आपतित विकिरण नहीं आया था प्रकीर्णक पदार्थ के पास, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन का मास क्या था, वो है m0 मास है। ठीक है, तो मैं गतिज ऊर्जा यहाँ पे अब इसके पास क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ बताया ना v वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो E के बराबर m माइनस m0 c स्क्वायर, या फिर ये ऐसा आया है जैसे कि mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। ठीक है, इसके पास जो एम ई बराबर क्या होता है, एम सी होता है ना, ये तुम लोग पढ़े होगे, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। ठीक है, उसी फार्मूला से यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग लिखे हैं। ठीक है, यह समझ में आ गया, ये फार्मूला तुमको अभी यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा, और यहाँ पे जो बताया हूँ ये फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस इसी को ही हम लोग को बस ट्रिग्नोमेट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखो इसको ध्यान से थोड़ा समझना। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपतित विकिरण है जब टकराया है, उससे पहले का ऊर्जा और टकराने के बाद का ऊर्जा दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू m0 या फिर m माइनस m0 c स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला से तुम लोग लिख सकते हो ना सीधा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो e बराबर एम सी स्क्वायर, ई को मैं क्या लिखता हूँ, एच न्यू लिखता हूँ, यहाँ पे m क्या है, m माइनस m0 है। ठीक है, और ये c स्क्वायर है। अब चूंकि एच न्यू अकेले तो नहीं था, पहले तो आपतित विकिरण था, उसके बाद क्या होगा, प्रकीर्णित विकिरण बदल गया, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश ऐसे लिख सकता हूँ, m माइनस m0 c स्क्वायर। बस यही चीज़ को वहाँ पे लिखा हूँ। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया ऊर्जा संरक्षण के नियम। इसके बाद हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से भी देख सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के पहले और प्रकीर्णन के बाद दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए संवेग संरक्षण के नियम से। थोड़ा सा इसको देखो, अब समझने के यहाँ पे कोशिश करो। ये तो समझ में आ गया था क्या हुआ था। ठीक है, ये थीटा कोण से ये हमारा अभिलंब था,
ये थीटा कोण से विचलित हुआ था तो इसको प्रकीर्णित विकिरण बोले थे। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं दो घटकों में वियोजित कर सकता हूँ जो प्रकीर्णित विकिरण है। कौन से दो घटकों में? ये हो जाएगा पहला घटक, ये हो जाएगा दूसरा घटक। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? चूँकि ये क्या है, थीटा कोण से विचलित हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं नाम ये दे सकता हूँ, संवेग के बारे में बात कर रहा हूँ, एच न्यू डैश अपॉन, इसका संवेग क्या था? इसका संवेग था ये एच न्यू डैश अपॉन सी। तो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, जिसके साथ में एंगल बनाता है वो वाला जो लाइन होता है उसमें कॉस थीटा आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ क्या होता है? साइन आता है। एच न्यू डैश सी अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा। ये बात समझ में आता होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। ठीक है, फाइनल ईयर में हो तो इतना तो पता होगा। जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसके साथ कॉस थीटा आता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसके साथ कितना क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो ये एच न्यू डैश ये मोमेंटम का दो घटकों में वियोजित कर दिए। सेम इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए भी बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसी को समझते हैं। हम लोग बात कर रहे थे संवेग संरक्षण के नियम से। तो संवेग संरक्षण के नियम से देखो क्या लिख सकते हो, इधर क्या था मोमेंटम, मैं बताया था ये था एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, अब बाद में क्या मोमेंटम हो गया? तो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, ये वाला घटक हो गया, इसके लिए ये वाला घटक हो गया। उसके बाद इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए भी घटक, इसको मैं दो घटकों में वियोजित कर सकता हूँ। इसमें क्या था मोमेंटम? P बराबर, यहाँ पे लिखा था ना ये वाला, P बराबर mv, इसको भी मैं दो घटकों में वियोजित करूँगा। ये हो जाएगा ये वाला घटक और ये हो जाएगा दूसरा घटक। तो जिसके साथ कोण बनाता है, मतलब ये फाई कोण बना रहा है ये वाला लाइन के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस mv कॉस थीटा। इसके साथ भी एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा आया था, और इसके कारण से भी mv प्लस कॉस थीटा, mv कॉस थीटा। इसमें क्या हो जाएगा? mv साइन थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। दोनों घटकों को वियोजित कर दिए, तो ये दोनों सेम लाइन में आ रहे थे, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये एच न्यू अपॉन सी कॉस थीटा था, प्लस क्या हो जाएगा? mv कॉस थीटा। इधर इस एक्सिस में बात कर रहे हैं तो एच न्यू अपॉन सी मोमेंटम है, और प्रकीर्णन की जो घटना है इसके होने के बाद की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दोनों क्यों जुड़े? ये वाला टर्म है इसकी वजह से आया, और ये वाला टर्म है वो इस लाइन की वजह से आया, या इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आया। समझ में आया? इसको समीकरण दे दो 2। अब यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, उससे पहले एक और चीज़ कर सकते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी बात कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में। अभी हम लोग इस डायरेक्शन में बात कर लिए, तो ये वाला इक्वेशन आया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लंबवत, अभी लंबवत डायरेक्शन में बात करते हैं, उसमें भी हम लोग संवेग निकाल देते हैं। तो उसमें संवेग निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? चूँकि जो आपतित विकिरण है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा था, तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ तथा करके 0 इक्वल टू, क्योंकि आपतित विकिरण का मोमेंटम 0 है ना, इसलिए 0 ले रहे हैं। बात करेंगे इस साइड का, तो इस साइड में बताओ, अब इसके अभिलंबवत में ये वाला घटक है, और इसके अभिलंबवत में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लंबवत में ये वाला घटक है। तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा? एच न्यू अपॉन सी साइन थीटा प्लस mv साइन थीटा। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्षैतिज दिशा में था, और ये दोनों क्या है? अभिलंबवत दिशा में है। ये और ये जुड़ जाएंगे, एक लाइन में है इसलिए, और यहाँ पे क्या हो रहा था? ये एक लाइन में था इसलिए ये दोनों जुड़ गए। समझ में आया? यहाँ पे देखो, चूँकि यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन में इसको ऐसा समझो, ये प्लस डायरेक्शन में है, ये माइनस डायरेक्शन में है। चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़े थे बचपन में, इधर जाते हैं तो प्लस होता है, इधर जाते हैं तो माइनस होता है, उसी प्रकार ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे जाते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको चेंज करके माइनस कर लो। समीकरण 3 हो गया। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन हमको चाहिए था वो इक्वेशन आ गया है, मेन 3 इक्वेशन। इसी को सॉल्व करके हम लोग के पास जो मेन फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है उसका बता देता हूँ, ज़्यादा मैं घुमाता नहीं हूँ। जो डेल लेमडा का मान आता है वो क्या आता है? h अपॉन m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस, ये फार्मूला हमारे पास आना चाहिए लास्ट में। ये फार्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी ओरिजिन करने वाले हैं, यहाँ पर से हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट एक एक स्टेप को समझोगे ना तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, और ये मतलब ईजिली तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूँ ऐसा। देखो क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 समीकरण 3 को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? mv कॉस थीटा, यहाँ पर mv साइन थीटा है। इन दोनों को मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये सर्वसमी का बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो यहाँ पर समीकरण 2 से कैसे लिख सकते हो? देखो mv कॉस थीटा इक्वल टू, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? mv साइन थीटा
समीकरण 3 की बात कर रहा हूँ ना इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर भेज दूंगा तो इधर क्या बच जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। ये इक्वेशन आ गया। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ। स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर। देखो इसको इसको अभी मत करो स्क्वायर, यहाँ पे सारा समीकरण लगेगा ना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों को मेरे को जोड़ना है, तो जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बच क्या जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन करूँगा ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर वाला टर्म में, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h, और h क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा न्यू डैश अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। इसको जोड़ना भी है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जो नीचे में लास्ट में जो सी स्क्वायर जो बच रहा था, एक बार मैं दिखा देता हूँ स्लाइड को, ठीक है। यहाँ पे देखो जो लास्ट टाइम बच रहा है सी स्क्वायर, इसको मैं क्या करता हूँ, चारों में है, चारों टर्म में है सी स्क्वायर नीचे में, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो इसके साथ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से सब सी स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे अब इधर बताता हूँ नेक्स्ट कागज में। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या आया था, इधर आया था एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और आगे के राइट हैंड साइड में क्या बचेगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे तो नोटिस करो ये वाला एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन सरल समीकरण से क्या हो जाएगा 1 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। समझ में आया। इसको मैं अभी इक्वेशन यहाँ तक करके छोड़ देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 4 दे सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग जो समीकरण जो फर्स्ट आया था उसकी मदद से कुछ और हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो देखो जो समीकरण 1 क्या था, इक्वेशन फर्स्ट क्या था एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू एम माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, ये इक्वेशन था। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एम सी स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है। और एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, यहाँ से मैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ एम जीरो सी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर एक काम ये कर सकते हो इसको मत लाओ इसको ले आओ, ठीक है। एम सी स्क्वायर को इधर लाएंगे या फिर ऐसा समझ सकते हो, इसको मैं इधर ही ले आता हूँ, लेकिन एम सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये हो जाएगा प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आया और आगे पीछे लिख लिया। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं ये कर सकता हूँ दोनों पक्षों को वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा एम जीरो सी की घात 4, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको मैं ओपन करूँगा तो कैसे हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये फर्स्ट टर्म में ले लेता हूँ, ये सेकंड टर्म में ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी वाले टर्म में मैं इसको किया हूँ। अब यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो चाहो तो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, इसको ओपन कर लिए और जो बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दो। यहाँ पर से मैं h कॉमन निकाल सकता हूँ या फिर पूरा उसको भी ओपन ही कर लो, 2h न्यू एम जीरो सी स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा 2h न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको सब इक्वेशन नंबर 5 दे दो। इक्वेशन नंबर 4 आया है, इक्वेशन नंबर 5 आया है, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब 4 में 5 को मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 4 को मैं 5 में माइनस करूँगा तो उससे बहुत सारे टर्म क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। देखो कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर,
इसमें माइनस कर दूंगा मैं एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ क्या, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर है, माइनस कर रहा हूँ, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, एच डैश स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो जो बचेगा ना उसको लिख लो। ठीक है, तो इसको मैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया था ना, तो मैं जो बचा है उसको लिख लेता हूँ। क्या क्या बचा है, -2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा -2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h न्यू m0 सी टू द पावर 2 -2h न्यू डैश m0 सी स्क्वायर। इतना टर्म बच गया। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को ध्यान से देखो, इसमें मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या कॉमन निकालूंगा, 2h स्क्वायर न्यू डैश मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक, एक मिनट रुक जाओ। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना, 4 में 5 को माइनस कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला अगेन माइनस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन निकाला, 2h स्क्वायर न्यू डैश, यहाँ पे पूरा कॉमन निकल गया, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार ये दोनों टर्म में भी देखो, ये दोनों टर्म में यहाँ पे से भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस, यहाँ पे मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो -2m0 और सी स्क्वायर। ठीक है, साथ में h ये निकाल सकता हूँ, 2 निकाल लिया, m0 निकाल लिया, c निकाल लिया, h भी निकाल लिया, बच क्या गया, न्यू डैश हो गया। यहाँ पे भी क्या किया मैं, 2 निकाल लिया, m0 निकाल लिया, c निकाल लिया, h निकाल लिया, बच क्या गया, माइनस न्यू। तो ये टर्म ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में जो टर्म बच गया है उसको लिख लो, m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब हमारा फार्मूला जो है वो आने वाला है। तुम लोग को पता होगा, यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये फार्मूला तो पता होगा ना, क्या होता है, एम उसमें पढ़े हो गए रिलेटिविटी में, एम इक्वल टू m0 गामा, ये होता है, जहाँ गामा क्या होता है, m0 अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला पता है। यहाँ पर से मैं एम स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ये m का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा m0 स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। इसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये कर सकते हैं, ये जो टर्म है ना, इसको पहले मैं तो इधर ले आता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस m, ये हो जाएगा सी टू द पावर 4। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखो मैं थोड़ा स्टेप यहाँ पे बंक करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, एम स्क्वायर, ये दोनों टर्म में, ये टर्म और ये टर्म में, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 में कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो पूरा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ऊपर में बचेगा, और चूँकि एम स्क्वायर निकल चुका है, सी स्क्वायर निकल चुका है, लेकिन इसके पास हम C4 निकाले हैं ना, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, माइनस निकाल लो, माइनस निकालना है तो। ठीक है, ये बच गया, प्लस ये बच जाएगा m स्क्वायर सी टू द पावर 4। जो राइट हैंड साइड में बचा है उसको भी रहने दो। अब यहाँ पे मैं अभी बताया, क्या बताया कि m स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको नोटिस करो, माइनस m स्क्वायर सी टू द पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर सी टू स्क्वायर। यहाँ पे मैं m0 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं m0 स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ ना, m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, उसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर था, m स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और सी टू द पावर 4। तो ये देखो, ये प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों सेम चीज़ में है, तो ये हो जाएगा 0, कट के 0 हो जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में ये पूरा बचा हुआ है, इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यदि फार्मूला जो इक्वेशन है उसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2m0 सी स्क्वायर h न्यू डैश माइनस न्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो पूरा आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ही बचा है,
बस कुछ नहीं किए हैं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जो मेन हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला होता है उसी से इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, मान लो तुमको समझ में नहीं आया होगा या फिर तुमको अगर एग्ज़ाम में हड़बड़ी होगा तो जो इक्वेशन आया था ना 1 2 3 उसको लिखना, उसके बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन को फिर लिख देना। ठीक है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो मत करना, लेकिन अगर अच्छे से लिखना चाहते हो, अच्छे से नंबर लाना चाहते हो तो पूरा पूरा लिखना। अब यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ या यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, 2h² न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m0c² h न्यू डैश माइनस न्यू। ये कर दिया मैं। अब देखो दोनों साइड में 2 और 2 है, काट दूँ मैं। ठीक है, अब h है तो एक h कट जाएगा, उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो क्या बच गया h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू क्या बचा है m0c² न्यू डैश माइनस न्यू। ठीक है, यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, जो न्यू डैश माइनस न्यू है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, न्यू डैश माइनस न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, h को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे, न्यू डैश न्यू माइनस न्यू डैश न्यू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा m0c² अपॉन h। अब देखो इसको ना तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, इसको पलट दो तो क्या लिख सकता हूँ, h अपॉन m0c² इक्वल टू न्यू डैश माइनस न्यू, ये हो जाएगा न्यू डैश न्यू और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 1 माइनस जो कॉस थीटा है ना इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर से हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मेन इक्वेशन ये वाला आ गया। अब इसके बाद एकदम ईजी है, आगे थोड़ा देखो। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक था क्या, इसको थोड़ा से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर से मैं क्या किया था, -2m0c² h ये कॉमन निकाला था। ठीक है, ये वाला टर्म से और ये वाला टर्म से, तो माइनस कॉमन निकाला था तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ पे क्या होगा, न्यू माइनस न्यू डैश होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पे मिस्टेक है, न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, यहाँ पे भी न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या इक्वेशन आया था, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इक्वल टू h अपॉन m0c² 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन आया था। अब बस हम लोग का फार्मूला, मेन जो फार्मूला है वो आने ही वाला है, समझ लो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, इधर को रहने दो भी। यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू और न्यू कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन न्यू डैश, यहाँ पे 1 अपॉन न्यू। ठीक है, ये क्या था h अपॉन m0c² 1 माइनस कॉस थीटा। अब तुम लोग को पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो 1 अपॉन न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन c, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेमडा डैश अपॉन c माइनस लेमडा अपॉन c, ये हो जाएगा h अपॉन m0c² 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो एक सी और ये ए सी कट जाएंगे, क्या बचेगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा क्या फार्मूला था, और कॉम्पटन इफेक्ट में जो हम लोग फार्मूला निकालने वाले थे वो, इसी को ही क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल लेमडा लिख सकता हूँ। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन हटाओ। ठीक है, तो शुरू में बताया था मैं क्या फार्मूला आया, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसमें ना अलग अलग कंडीशन रख कर तुम लोग अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो डेल लेमडा का मान। तो 3 कंडीशन में मैं इसको मेनली तुमको बताना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, डेल लेमडा एक्चुअली बता क्या रहा है, लेमडा डैश माइनस लेमडा। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो रेडिएशन आ रहा था, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन है उसे टकराया, फिर क्या हो गया, इधर डायरेक्शन हो गया, इधर डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे जो फोटोन था, ठीक है, अब इसका फोटोन h न्यू डैश हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको हम लोग नाम दिए थे क्या, थीटा, और इसको नाम दिए थे फाई, ये प्रकीर्णन कोण था। ठीक है, तो जो प्रकीर्णन कोण है, ठीक है, इस जो प्रतिक्षिप्त जो फोटोन था उसके साथ जो कोण बना रहा है उसको थीटा नाम दिए थे, प्रकीर्णन कोण नाम दिए थे। तो जो डेल लेमडा है वो क्या डिनोट कर रहा है, पहले कितना लेमडा था,
इसमें लैम्डा था, इसमें क्या हो गया लैम्डा डैश है। तो इन दोनों में अंतर कितना है वो डिनोट कर रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो डेल लैम्डा का मान है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब कॉम्पटन शिफ्ट का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला बात किस पर कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यही बात मैं शुरू में भी बोला था कि जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है या कॉम्पटन प्रभाव होता है वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है, प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करता है। फार्मूला से भी देख सकते हो कि वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, उस ना कि किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो पदार्थ रखे हैं उसके प्रकृति पर, वो कुछ भी प्रकृति हो और यहाँ पे लैम्डा भी कुछ भी हो तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन किस पर डिपेंड करता है, ओनली थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रकीर्णन कोण पर डिपेंड करता है। ये पहला बात लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे नोटिस करो थीटा का जो मान है या कॉस थीटा का जो मान है वो किसके बीच में वेरी करता है, कॉस थीटा ऑलवेज +-1 के बीच में वेरी करता है। तो यदि मैं +1 भी रखूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे +1 इस कॉस थीटा का जगह मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डेल लैम्डा = 0 हो जाएगा। और यदि मान लो ये कब की बात है, यदि कॉस थीटा को मैं 1 रखता हूँ तो कॉस थीटा को मान लो मैं -1 रखूँगा, तो -1 रखूँगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल लैम्डा का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 0 आ रहा था, 0 भी पॉजिटिव ही है, डेल लैम्डा का मान भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जो डेल लैम्डा का मान है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलवेज क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कैसे यहाँ पे भी समझ सकते हो, जो थीटा कोण है ये जो है हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगा ना, 0 हो सकती है, यहाँ पे आ सकती है, मतलब जो फोटॉन आया वो इसी एंगल पे जा सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 0 से बढ़कर ये ऊपर 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 यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक हो सकती है, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ कुछ और कंडीशन लगा सकते हो। इफ़ थीटा = 0 डिग्री, मान लो 0 डिग्री है थीटा का मान, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान क्या होता है, ये होता है 1। यहाँ पे 1 रखूँगा तो बताओ डेल लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो डेल लैम्डा का मान क्या आया, 0 आया। यदि थीटा = 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस टाइप से हुआ था, ये इसका मान यदि 0 है, थीटा का मान 0 है, तो जाहिर सी बात है भाई थीटा का मान जब 0 है, यहाँ पर से ये आया फोटॉन, इससे टकराया और ऐसे ही चले गया, तब थीटा का मान 0 होगा। कोई यहाँ पे जो डेल लैम्डा का मान है वो होगा ही नहीं। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा था, सीधा सीधा चले गया, तो लैम्डा डैश ही तो होगा ना। तो डेल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रकीर्णन कोण क्या है, 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या लिख कर सकते हो, थीटा को मैं 90 डिग्री रख दूँ, 90 डिग्री रखूँगा तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो डेल लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, h/m0c। ठीक है, उस कंडीशन में ये यहाँ पे आएगा, सेकंड कंडीशन ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, इस एंगल पर ये कॉम्पटन शिफ्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है उसको भी एक बार देख लो। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, थीटा का मान 180 डिग्री रखता हूँ मैं, 180 डिग्री इन द सेंस ये पूरा घूम कर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। मतलब जैसे यहाँ पे फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और इतना ज़्यादा टकराया कि वापस इसी डायरेक्शन में जो लाइट है वो विक्षेपित हो गया। जैसे ये आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और ये अगेन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में चली जाएगा। मतलब कितना हो गया यहाँ पे कोण, 180 डिग्री का बनेगा ना। और यहाँ पे देख लो क्या बन जाएगा, कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो डेल लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, 2h/m0c। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों कंडीशन में देख लो, यहाँ पे 0 हो रहा था, मतलब कोई भी यहाँ पे कॉम्पटन हटाव नहीं हो रहा था, यहाँ पे कुछ हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, डेल लैम्डा का मान यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ से भी देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन आया, मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और ये इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस आ गया। तब कॉम्पटन शिफ्ट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ तक पूरा घूम गया ना, तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में इसको तुम लोग लिख सकते हो। ये पूरा हो गया तुम लोग का कॉम्पटन इफेक्ट। ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, लेकिन A to Z समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम में मेरे को लगता नहीं कि इतना ज़्यादा पूछेगा। तो डायरेक्ट भी तुम लोग फार्मूला लिख सकते हो, या फिर मैंने जो शुरू में बताया ना उसको लिखना, उसके बाद मेन जो डायरेक्ट फार्मूला है उसको लिखना और एक कंडीशन को लिख देना, तो तुमको पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप पूरा समझ में आया होगा। मान लो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।